कहते हैं अति हर चीज़ की बुरी होती है, और ऐसी अति जिसमें नई नवेली दुल्हन घर में बैठकर आपका इंतज़ार कर रही हो और जो पति है वो सिर्फ़ और सिर्फ पैसे कमाने पर ध्यान देता जाए। एक फ़िल्म आई थी पहेली फ़िल्म में जब रानी मुखर्जी की शाहरुख खान से शादी होती है तो वो अपने मन में बहुत सारे सपने संजोकर दुल्हन बनकर घर पे आती है कि पति का प्रेम मिलेगा, स्नेह मिलेगा, प्यार मिलेगा, पति के साथ समय गुजारेगी। लेकिन इस फिल्म में जो शाहरुख खान होते हैं उनके ऊपर सिर्फ़ और सिर्फ पैसे कमाने का भूत सवार होता है, और वो पैसे कमाने के लिए अपनी नई नवेली दुल्हन को छोड़ करके और बाहर व्यापार के लिए चले जाते हैं। कुछ ऐसी ही कहानी यहाँ पर है। यहाँ पर भी एक व्यक्ति जिसके घर में नई नवेली दुल्हन है, लेकिन वो उस पर ध्यान ना देकर सिर्फ़ और सिर्फ पैसों पर ध्यान देता है। उसे लगता है जितना पैसा मेरे पिता ने कमाया है उससे दुगना चौगुना पैसा मुझे कमाना है, और किसी चीज़ पर वो ध्यान नहीं देता सिवाय पैसे कमाने के ऊपर। और यहीं से एक ऐसी खौफनाक कत्ल की साजिश शुरू होती है जिसे बाद में जब पता चलता है तो लोगों को यकीन तक नहीं होता कि वही नई नवेली दुल्हन जो इतने सारे सपने और अरमान लेकर के आई थी, आखिर वो किसी के कत्ल की वजह बन सकती है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं ज्योति गौड़, और आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश का एक ज़िला लगता है कानपुर, और कानपुर का इलाका है सिबली रोड, और सिबली रोड की ही एक जगह लगती है कल्याणपुर। कल्याणपुर में एक परिवार था, बड़ा अच्छा सा परिवार था, जिसके जो ससुर थे वो उत्तर प्रदेश से सब इंस्पेक्टर पद से रिटायर्ड हो चुके थे। उन्होंने भी अकूट संपत्ति, अथाह संपत्ति इकट्ठा की, अर्जित की, जिंदगी भर वो भी सिर्फ कमाने पर ध्यान देते रहे। उन्होंने भी कभी ये ध्यान नहीं दिया कि उनका भी परिवार है, उन्हें भी परिवार चलाना है और कैसे करके एक संतान उनके भी होनी चाहिए। वो सिर्फ कमाने में बिजी रहे। इसके साथ उनके कोई संतान नहीं हुई, और इस संतान की पूर्ति के लिए उन्होंने एक बच्चा गोद ले लिया। जिस बच्चे को गोद लिया उससे बड़े नाजो प्यारों से, बहुत नाज से पाला, अच्छी परवरिश दी, अच्छी शिक्षा दी, अच्छे से पढ़ाया लिखाया, हर सुख सुविधाएं उस बच्चे को दी गई। और फरवरी 2020 में बेटे की शादी कर दी गई। धूमधाम से शादी की। उस लड़की का नाम था सपना। अब घर भरा पूरा था। घर में ससुर थे, बेटा था और बहू थी। घर खुशियों से भरा हुआ था, सब कुछ अच्छे से चल रहा था। लेकिन यहाँ पर जो बेटा है वो बिल्कुल भी अपनी पत्नी पर ध्यान नहीं देता। कहते हैं कि शादी करके आया है, नई नवेली दुल्हन घर पर है, लेकिन नई नवेली दुल्हन पर ध्यान ना देते हुए जो लड़का है वो कंप्यूटर का कोई बिजनेस किया करता था, और बिजनेस के चक्कर में वो हमेशा उसी में घुला मिला रहता था। उसे सिर्फ ये लगता था कि मुझे सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने हैं और पैसे कमाने पर ही ध्यान देना है। अब जो पति है वो घर से बाहर रहता है अक्सर, जो पत्नी है वो घर में अकेली रहती है। एक तो नई नवेली दुल्हन जिसकी शादी को भी कुछ रोज़ हुए हैं, घर में ऐसा कोई काम नहीं है, कोई महिला नहीं है, कोई ननद नहीं है जिससे वो बातचीत कर सके। सिर्फ एक ससुर हैं, उनसे वो क्या ही बातचीत करे। घर में सिर्फ टीवी देखती है, काम करती है और बोर होती है। आखिर एक दिन वो अपने पति से कहती है कि आपको तो मेरे लिए ज़रा सा भी वक्त नहीं है, ना आपको मुझ पर दया आती है। आप ऐसा कीजिए, मैं आपके काम के बीच आड़े नहीं आऊँगी, आप मुझे एक अच्छा सा एंड्रॉयड मोबाइल दिला दीजिए। पति के लिए ये तो चुटकी बजाने जैसी फरमाइश थी। वो मिनटों में उसकी फरमाइश पूरी कर देता है और उसके लिए एक अच्छा सा एंड्रॉयड फ़ोन ला कर दे दिया जाता है। अब लड़की एंड्रॉयड की दुनिया में कदम रख चुकी थी, सोशल मीडिया की दुनिया में। अब जो लड़की है वो वहाँ से फेसबुक पे आईडी बनाती है। फेसबुक पे आईडी बनाते बनाते वो उसे स्क्रॉल कर रही होती है, कुछ खगाल रही होती है। अचानक से उसकी नज़र एक तस्वीर पर, एक प्रोफाइल पर अटक कर रह जाती है, और वो देख करके खुश हो जाती है। खुश इसलिए हो जाती है कि जो प्रोफाइल उसे दिखी थी वो उसी के एक स्कूल दोस्त की थी, जिसका नाम था राजकुमार। जो राजकुमार था वो उसके स्कूल का दोस्त था। वो देखते ही उसे
फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देती है और फ्रेंड रिक्वेस्ट तुरंत से एक्सेप्ट हो जाती है। अब दोनों की बातचीतों का सिलसिला शुरू हो जाता है। अब कहते हैं ना, एक लड़की अकेली है जिसके पास कुछ नहीं है, वो अपने पति के प्यार को तरस रही होती है, बस शायद इसी वजह से वो उसकी ओर और आकर्षित होती चली जाती है। अब जो राजकुमार है उससे उसकी दोस्ती बढ़ने लगती है, धीरे धीरे दोस्ती बढ़ती जाती है। लेकिन जो लड़की है उसके लिए दोस्ती सिर्फ दोस्ती तक है, वो सिर्फ अपने पति की जो ज़रूरत है वो पूरा करना चाहती है। वो किसी से प्रेम नहीं करती है, किसी से प्यार नहीं करती है, बस उसका मकसद था कि जो ज़रूरत उसका पति पूरी नहीं कर सकता, जिस चीज़ की कमी उसका पति पूरी नहीं कर रहा, वो शादी करके आई है लेकिन उसे जिस्मानी तौर से भी संतुष्ट नहीं कर रहा, एक पति के जो हक होते हैं वो उसे नहीं दे रहा। इस वजह से वो नए नए लड़कों से दोस्ती करना शुरू कर देती है। एक तरफ वो राजकुमार से दोस्ती करती है जो उसका स्कूल फ्रेंड है, वहीं जो उसका पति होता है उसके साथ में एक उसका दोस्त हुआ करता था जिसका नाम था सत्येंद्र। जो उसका पति है उसका नाम है ऋषभ, और ऋषभ का ही एक दोस्त होता है सत्येंद्र, वो भी अक्सर घर पर आया जाया करता था। अब कहते हैं कि हंसी मजाक चलता रहता, तो उन दोनों को भी मतलब वो सपना अपने जाल में सत्येंद्र को भी फंसा लेती है। अब वो उसके साथ भी बात करने लग जाती है, बातचीतों का सिलसिला शुरू हो जाता है। धीरे धीरे राजकुमार से एक तरफ बातें कर रही है, एक तरफ सत्येंद्र से बातें कर रही है। धीरे धीरे बातें ऐसे होने लगती हैं कि घर की बारीकी से बारीक जो चीज़ें होती हैं वो उसे बताई जाती हैं। देर रात तक जब बातें की जाती हैं तो राजकुमार कहता है, इतनी रात हो गई, क्या तुम्हारा पति तुम्हारे साथ नहीं है? तो वो बताती है कि नहीं, मेरे पति मुझे अकेला छोड़कर अक्सर बाहर ही रहते हैं। वो कहता है, तुम्हारी शादी को भी ज़्यादा वक्त नहीं हुआ, इतनी खूबसूरत हो नई नवेली, इतनी खूबसूरत दुल्हन को छोड़कर कोई बेकार गंवार ही इंसान ही होगा जो बाहर जाकर पैसों पर ध्यान देगा, एक खूबसूरत बीवी पर ध्यान नहीं देगा। अब ये सारी बातें कहीं ना कहीं उस लड़की को अखरने लगती हैं, चुभने लगती हैं, और वो कहती है कि हाँ, बात सही है। वो कहता है कि अगर मैं होता तो उसकी जगह तुम्हें कभी एक पल के लिए भी अलग नहीं छोड़ता। अब वो कहता है कि क्यों ना मैं तुमसे आकर मिलूं, तो वो कहती है ठीक है। अब अक्सर उसके घर आना जाना होता है। ज़्यादातर ऐसा तब होता था जब ससुर बाहर हुआ करते थे, लेकिन कई बार ससुर का आमना सामना हो जाता है। कभी वो बाहर बैठकर चाय पी रहे होते हैं, वहाँ गप्पे लड़ा रहे होते हैं, कभी बंद कमरे में बैठकर गप्पे लड़ा रहे होते हैं। ऐसे ही चलता रहता है। एक दिन ससुर जब अचानक से आते हैं तो आकर देखते हैं कि कमरा बंद है और अंदर से अजीबोगरीब आवाज़ें आ रही हैं। अब जो ससुर है वो जाकर के देखते हैं और दरवाज़ा खटखटाते हैं, तो दरवाज़ा खटखटाने पर दरवाज़ा नहीं खुलता है। वो फिर से दरवाज़ा खटखटाते हैं और सपना के साथ साथ उस कमरे के अंदर से राजकुमार भी बाहर निकलता है। जो ससुर होते हैं वो देखकर गुस्सा हो जाते हैं और गुस्से में कहते हैं कि तुम ये जो सब कर रही हो सपना, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है, अगर ऋषभ को पता चला तो अच्छा नहीं होगा। वो हाथ जोड़ती है, पैर पकड़ती है कि पापा जी गलती हो गई, आज तो हुआ लेकिन आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। अब जो राजकुमार है उसके बारे में ससुर को पता चल चुका था। सत्येंद्र है उसके बारे में उसे पहले से शक था, क्योंकि वो बीच बीच में घर आता जाता रहता था, लेकिन राजकुमार कमरे में से मिला इसलिए शक ज़्यादा गहरा गया। अब जो ससुर हैं उन्हें कहा जाता है कि ठीक है पापा जी, सॉरी, आज के बाद ऐसा नहीं होगा। ससुर जी भी सोचते हैं कि घर में सुख शांति बनी रहे, वो बेटे से कुछ नहीं कहते और अब सब ऐसे ही चल रहा होता है। अब जो राजकुमार है वो सपना से मिल नहीं पा रहा, तो एक दिन वो कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ लेकिन तुम्हारे ससुर बाधा बन रहे हैं। तो वो कहती है कि क्या किया जाए, तो वो कहता है कि अगर तुम्हारे ससुर दवाई लेते हैं तो उन्हें ऐसी मेडिसिन की हाई डोज दो कि वो जल्दी रास्ते से हट जाए। अब जो सपना है उसने कहते हैं कि जिस्मानी भूख मिटाने के लिए उसने एक ही लड़के से नहीं, पता नहीं कितने ही लड़कों से दोस्ती कर रखी थी। उन्हीं लड़कों में से एक लड़का था जो एक मेडिकल चलाता था। उस मेडिकल पर जाती है और जा कर के अपने ससुर के लिए दवा लेती है और कहती है ऐसी दवा भी इसके साथ मिला दो जो ओवरडोज लेने पर शरीर को धीरे धीरे खोखला कर दे।
अब वो वहाँ से मेडिसिन ले आती है। अब जो ससुर है उससे वो प्यार से बातें करने लगती है, घुल मिल जाती है, खाना देती है, समय से दूध देती है, चाय देती है, दवाइयों का ध्यान देती है, खुद अपने हाथों से उन्हें दवाइयाँ दिया करती थी। अब ऐसे ही 3 से 4 महीने बीत जाते। ससुर सोचते हैं कि बहू तो मैं बहुत काबिल लेकर आया हूँ, इतनी संस्कारी बहू है जो इतना मेरा मान सम्मान करती है, मेरे खाने पीने, रहने उठने बैठने, यहाँ तक कि दवाइयों का भी ध्यान रखती है। वो अपने बेटे से अक्सर बहू की बढ़ाई किया करता था और वो बेटे को समझाता भी रहता था कि थोड़ा समय पैसों से हटाकर अपना दिमाग अपनी बहू पर भी दिया करो, अपनी पत्नी पर भी दिया करो। आखिर वो तुम्हारे पीछे ही तो इस घर में शादी करके आई है। लेकिन ऋषभ को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसके सिर पर सिर्फ जुनून था तो पैसे कमाने का। उसे कोई मतलब नहीं है पत्नी कैसी है, क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। उससे मिले मिले उसको 2-2, 3-3 महीने हो जाया करते थे, लेकिन वो उससे कोई ताल्लुक़ नहीं रखता था। अब इसी 3 से 4 महीने के अंदर ससुर की तबीयत खराब होने लगती है और अचानक ससुर की मौत हो जाती है। अब घर में बचते हैं ऋषभ और उसकी पत्नी। ऋषभ का कोई लेना देना नहीं था, वो 2-2, 2.5 महीने घर से बाहर रहा करता था और रहता भी था तो अपने बिजनेस के सिलसिले में बिजी रहा करता था। अब राजकुमार का और सत्येंद्र का आना जाना लगा रहता है, वो लोग एक दूसरे से मिलते रहते हैं, रास्ता बिल्कुल साफ होता है, कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन अचानक से एक दिन राजकुमार कहता है कि तुम्हारे पास इतनी अकूट संपत्ति, तुम्हारे ससुर ने इतना कमाया, तुम्हारा पति इतना कमा रहा है, तुम्हारे कोई औलाद नहीं है, आगे पीछे खाने वाला नहीं है, आखिर तुम इतनी संपत्ति का करोगी क्या। तो वो कहती है हाँ बात तो सही है, लेकिन मैं क्या करूँ। तो वो कहता है अगर तुम चाहो तो मैं तुमसे शादी कर सकता हूँ। वो कहती है ये तो नहीं पता, लेकिन मैं पहले पूरी संपत्ति की वारिस खुद बनना चाहती हूँ और उसके लिए मुझे मेरे पति को रास्ते से हटाना होगा। तुम कुछ ऐसा करो कि मेरा पति रास्ते से हट जाए। तो राजकुमार कहता है ये कोई आसान चीज़ थोड़ी है, किसी को मार देना कोई आसान बात तो है नहीं। अब जो सपना होती है वो कहती है कि कोई तो रास्ता होगा, कोई तो ऐसा रास्ता होगा जिससे ऋषभ को रास्ते से हटाया जा सके। तो वो कहता है कि हाँ तुम कुछ पैसों का इंतज़ाम कर दो, कुछ अच्छी मोटी रकम मेरे को दे दो, मैं कोई गुंडे के भाड़े के जो गुंडे होते हैं उन्हें बुला लाऊंगा, वो इस कार्य को कर देंगे। अब पता करते हैं कि कब ये अकेला जाता है, कहाँ जाता है। अब बात थी 27 नवंबर 2022 की रात की। अब जो ऋषभ होता है वो एक शादी में जाता है, शादी में जाकर वहाँ से दावत वावत खाता है, खा पी कर वापस आ रहा होता है तो वो एक स्कूटर से जाता है और स्कूटर को पहले से ही पंचर कर दिया जाता है। अब वो उसे घसीटता घसीटता रास्ते से ला रहा होता है और जो गुंडे होते हैं वो पहले से ही घात लगा करके बैठे होते हैं, वो उस पर जानलेवा हमला करते हैं। और लेकिन हमले से जैसे ही वो गिरता है वो ज़ोर ज़ोर से चीखता है, आसपास के लोगों तक उसकी चीखों की आवाज़ें पहुंच जाती हैं, लोग इकट्ठा होते हैं और लोग जैसे ही इकट्ठा होते हैं वो गुंडे उसे वहीं छोड़कर उसी हालत में भाग जाते हैं। अब तुरंत सपना को फ़ोन किया जाता है, आसपास के हॉस्पिटल में उसे भर्ती करा दिया जाता है। जो ऋषभ का इलाज है वो शुरू होता है। सपना ज़ोर ज़ोर से रो रही होती है कि आखिर ये किसने किया। अब पुलिस जब बयान लेने आती है तो पुलिस से जब सपना से पूछताछ की जाती है तो पुलिस सपना से पूछती है क्या तुम्हें किसी पर शक है। तो सपना सोचती है कि अगर मैंने किसी का नाम लेकर कहानी को नहीं बदला तो बहुत जल्दी पुलिस मुझ तक पहुंच जाएगी। तो अब उसके शातिर दिमाग में एक कांड आता है, वो उसके पड़ोस में ज़मीन को लेकर के कुछ विवाद चल रहा था राम कृष्ण विश्वकर्मा से। अब वो उनका नाम लेती है कि एक दिन उन्होंने इसे धमकी दी थी, ये शायद इनका काम है। तो रामकृष्ण विश्वकर्मा पर धारा 307 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। अब बात आई गई हो जाती है, अब सब कुछ ऐसे ही चल रहा होता है। अब लेकिन इस वजह से कि जब वो जख्मी होता है तो ऋषभ अक्सर अब घर में रहने लगता है। हॉस्पिटल से तो डिस्चार्ज हो जाता है लेकिन घर आ जाता है, अब घर में ही रहने लगता है क्योंकि अभी वो पूरी तरह से स्वस्थ नहीं था। इसी बीच जो सपना है वो अपने ना तो राजकुमार से मिल पा रही है, ना सत्येंद्र से मिल पा रही है, ना ही जो एक मेडिकल वाला दोस्त है वो मतलब किसी भी अन्य लड़के से नहीं मिल पाती। उसकी जिस्मानी जो भूख है वो पूरी नहीं हो पाती। अब वो तिलमिलाने लगती है और आखिर में जो
मेडिकल वाला दोस्त होता है उससे कहती है कि कोई ऐसी मेडिसिन दो जिससे मैं इन्हें रास्ते से हटा सकूं, जैसे मैंने मेरे ससुर को हटा दिया। तो वो कहता है कि ठीक है, तुम्हारे पति के ड्रिप लग रही है, कुछ इंजेक्शंस देता हूँ, वो ले जा कर के इसमें डाल देना, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। अब वो जो होती है वो लाती है इंजेक्शन, और इंजेक्शन के ला करके उसकी ड्रिप में लगा देती है। उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है, वो तिलमिलाने लगता है। तो वो अपने जो मेडिकल वाला दोस्त होता है, बॉयफ्रेंड लगा लीजिए, उसको फ़ोन करती है और वो कहती है कि अब क्या करूं। तो वो कहता है कि वीडियो कॉल करो। वो वीडियो कॉल करती है और दिखाती है। तो वो कहता है कि 15 से 20 मिनट कैसे भी करके इंतज़ार करो, फिर किसी ना किसी को सूचना देना और कोशिश करना आधे घंटे से पहले तुम हॉस्पिटल ना पहुंचो, इतनी देर में इसकी मौत हो जाएगी। अगर तुम इससे पहले से हॉस्पिटल ले जाती हो तो डॉक्टर की टीम इसे बचा लेगी। अब जैसा प्लान बनाया गया था वैसा ही किया जाता है, और आखिर में जैसे ही हालत बिगड़ने लगती है, 15 से 20 मिनट होते हैं, पड़ोसियों को आवाज़ दी जाती है, लेकिन तब तक ऋषभ दम तोड़ चुका होता है। अब जो केस था, लेकिन उसने सोचा कि ऋषभ और ससुर दोनों रास्ते से हट गए, लेकिन वो भूल जाती है कि जो केस था, जो रामकृष्ण विश्वकर्मा के ऊपर लगाया गया था, वो अब और ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि अब ऋषभ की मौत हो गई। अचानक से संदिग्ध अवस्था में मौत होने के बाद, उसी जख्म के बाद, यानी मतलब वो मारपीट हुई, मारपीट के बाद ये मौत होती है। तो अब रामकृष्ण को उठा लिया जाता है। उठाने के बाद अब उससे कड़ी पूछताछ की जाती है, मामला गहरा जाता है, उसे मारा जाता है, पीटा जाता है, टॉर्चर किया जाता है, अपने तरीके से हर तरह से पूछताछ की जाती है, लेकिन वो कहता है कि मुझे गलत फंसाया जा रहा है, मैंने कुछ नहीं किया। 3 से 4 दिन बीत जाते हैं। आखिर पुलिस को भी लगने लगता है कि बंदा झूठ नहीं बोल रहा है, शायद ये सही कह रहा है, मामला कुछ और है और हम जांच कुछ और एंगल पे कर रहे हैं। अब घर से शुरुआत की जाती है। सपना का फ़ोन का CDR निकलवाया जाता है। अब उसमें कुछ नंबर होते हैं जिनमें से सत्येंद्र, राजकुमार और कुछ 4-5 लड़कों के ऐसे नंबर होते हैं जिनसे लगातार बातें चल रही थी। अब उसी धर्मशाला में पहुंचा जाता है जहां पर ऋषभ उस दिन शादी में गया था। वहां के आसपास की टावर लाइंस चेक की जाती है। वहां आसपास देखा जाता है कि कौन कौन से फ़ोन उस समय वहां पर एक्टिव थे। उन्हीं में से 2 नंबर ऐसे होते हैं जो अक्सर सपना से बातचीत जिन पर हुआ करती थी। अब उसमें से सबसे पहले राजकुमार को उठाया जाता है। राजकुमार से जैसे ही कड़ी पूछताछ की जाती है, राजकुमार टूट जाता है। टूटने के बाद वो तुरंत सपना का नाम लेता है। अब सपना को बुलाया जाता है। अब सपना को बुला करके जब पूछताछ की जाती है तो सपना सारा किस्सा सुनाना शुरू करती है। अब जब सपना से पूछा जाता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, क्या तुम्हें जरा भी डर नहीं लगा, तुम्हें जरा भी दया नहीं आई, इतना अच्छा परिवार था, इतना अच्छा भरा पूरा परिवार तुमने तबाह कर दिया। तो वो कहती है कि डर कैसा, एक लड़की जब शादी करके आती है, हजारों सपने बुन के आती है, उसे लगता है कि उसे उसके पति का प्रेम मिलेगा। शारीरिक संबंधों के अलावा भी पत्नी की बहुत सारी ज़रूरत होती हैं। वो अपने दिल की बातें कहना चाहती है, बातें सुनना चाहती है, लेकिन ऋषभ मुझे थोड़ा सा भी समय नहीं देते थे। मेरे साथ बैठना उठना तो दूर, वो 2 वक्त मेरे से फ़ोन पे भी ढंग से बातें नहीं किया करते थे। आखिर मैं अपनी ज़रूरत कैसे पूरा करती, इस बात का मुझे ज़रा भी अफसोस नहीं है। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपको दुखी करना, परेशान करना या आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना है, जागृत करना है कि कभी कभी हमें सिर्फ पैसों के पीछे नहीं भागना चाहिए, रिश्तों को भी संभालना चाहिए। क्योंकि जो रिश्ते हमसे मिलने के लिए, हमसे बातें करने के लिए तरस रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि उन्हें इतना तरसाया जाए कि वो इतने खुकार हो जाए कि हम पर ही कोई आक्रमण कर दे। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी। मिलते हैं अगली किसी सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।